हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शुभम कुमार अग्रवाल और हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 4 है और आज हम करेंगे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। मैथ्स में हम क्या करेंगे, 3 चीज़ें करेंगे, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। सेकंड चीज़ जो करेंगे वो है स्टर्लिंग्स अप्रोच और जो थर्ड चीज़ जो करेंगे वो है लैग्रेंजे मल्टीप्लायर्स। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ की आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में बहुत नीड होगी। ठीक है, इसलिए मैं इसे पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो देखिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बेसिकली आप अरेंजमेंट्स पढ़ते हो, है ना, किसी चीज़ को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो ये है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 2 टाइप से हो सकती हैं, है ना। उसको हम एक परम्यूटेशंस के वे पर पढ़ते हैं, एक कॉम्बिनेशंस के वे पर पढ़ते हैं। ठीक है, परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है ना, इतना बेसिक डिफरेंस तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। शायद अगर आपको पता नहीं है तो अभी समझ लीजिए कि परम्यूटेशंस में हमें ये होता है कि अगर आउट ऑफ n थिंग्स में, आउट ऑफ n थिंग्स, अगर आपके पास n थिंग्स हैं, कोई भी n चीज़ें हैं, उनमें से आपको r थिंग्स को अरेंज कर देना किसी भी मैनर में, वो कोई भी ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, n थिंग्स में r थिंग्स को अरेंज कर देना ही आपका परम्यूटेशन है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन क्या है, उन्हीं n थिंग्स में r थिंग्स को सिर्फ सिलेक्ट कर देना, सिर्फ सिलेक्ट कर देना उन n थिंग्स में r थिंग्स को ही कॉम्बिनेशन है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसके बेसिक फॉर्मूलेज हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा NPR। P यहाँ पर परम्यूटेशन को सिंबलाइज कर रहा है और यहाँ पर जो NCR में जो C है वो कॉम्बिनेशन को सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल है और इसमें एक r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है। तो आप इससे आप दोनों फॉर्मूलेज को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों का यूज़ पढ़ेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर होंगे, इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूलेज भी क्लियर होंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एग्जांपल की मदद से हम पहले समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा वो है कि अरेंज करना, डिजिट्स को हम अरेंज करके हम एक नंबर बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस पर आप गौर करें कि गिवन नंबर है आपको 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपको 5 डिजिट्स दे रखी हैं, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, और इन डिजिट्स में से, इन 5 डिजिट्स में से आपको 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है। ठीक है, और उसने भी 2 कंडीशन दे रखी हैं, पहली कंडीशन दे रखी है कि रेपिटेशन अलाउड है, दूसरी कंडीशन में रेपिटेशन, पहले में नॉट अलाउड है और दूसरे में रेपिटेशन अलाउड है। मतलब क्या है कि आप एक नंबर को फर्स्ट केस में रिपीट नहीं कर सकते हो और दूसरे केस में आप सेम नंबर्स को रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ए जो आपका दिया हुआ है सोल्यूशन पार्ट में जो ए दिया हुआ है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए 3 डिजिट का हमें एक नंबर बनाना है ना, तो हमने इस 3 कॉलम्स बना लिए, 1 2 3 कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, 3 कॉलम्स बना लिए। ठीक है, अब हमें या दिमाग में बात ये रखनी है कि नंबर्स हमारे जो है तो वो रिपीट नहीं होने चाहिए, नंबर जो है हमारे तो वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 5 हमारे पास डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं, तो पहले वाले प्लेस पर हम 5 के पाँचों रख सकते हैं, 5 में से कोई भी एक रख सकते हैं, है ना, 5 में से कोई भी एक रख सकते हैं। तो हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं पहले डिजिट में डिजिट्स रखने के, है ना। पहले इस कॉलम में हमारे पास डिजिट्स रखने के 5 ऑप्शंस हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इसके बाद हम सेकंड जो हमारा कॉलम आएगा, क्योंकि हमें 3 डिजिट्स का एक नंबर बनाना है ना, तो 2 डिजिट्स अभी रह गए हैं, तो अब सेकंड डिजिट की अगर हम बात करें, तो अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो सेकंड डिजिट में सीधी सी बात है आपके पास 4 डिजिट्स बचेंगे आउट ऑफ 5। इन आउट ऑफ 5 में से आपके पास सिर्फ 4 डिजिट्स बचेंगे जिनको आप सेकंड प्लेस पे रख सकते हो। क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो एक नंबर जो कि पहले प्लेस पर रख चुका गया होगा, है ना, तो सेकंड प्लेस पे आपके पास सिर्फ ऑप्शन बचते हैं 4। आप 4 ही डिजिट्स रख सकते हो, 4 में से कोई भी एक डिजिट रख सकते हो। वही अगर हम थर्ड प्लेस की बात करें, तो चूंकि हम 2 डिजिट्स, पहले हमने 2 डिजिट्स रख चुके हैं, तो अब हमारे पास 5 में से सिर्फ 3 डिजिट्स ऐसे बचे हुए होंगे जिन्हें हम थर्ड प्लेस पर रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो थर्ड डिजिट का आएगा वो आएगा, उसमें 3 तरह के हम डिजिट्स रख सकते हैं। तो हम इनको मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलता है 60।
60, ये हम हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हम जो लर्निंग करते आ रहे हैं फ्रॉम द स्कूलिंग कि हम ये होना चाहिए, है ना, ये ऑब्वियस सी बात है। तो ये इसके अकॉर्डिंग 60 आ रहा है, बट हमारे पास एक फॉर्मूला बेसिस भी है। हम क्या पढ़ रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, तो उन फॉर्मूलेज की हेल्प से भी हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको यहाँ पर दिख रहा है 5p3 दिख रहा है, मतलब 5 डिजिट्स में से आपको 3 डिजिट्स का एक नंबर तैयार करना है। 5 डिजिट में से 3 डिजिट का एक नंबर तैयार करना है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपको अरेंजमेंट निकालनी है। और जब मैंने आपको बताया परम्यूटेशन में क्या होता है, परम्यूटेशन में आप अरेंज करते हो, n में से r को अरेंज करते हो, 5 में से 3 डिजिट्स का एक नंबर आप अरेंज करोगे, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 5p3। क्या हो जाएगा, 5p3। और इसको अगर आप फैक्टोरियल फॉर्म पे लिखोगे तो वैसा हो जाएगा, और आंसर आपका आएगा 60। आप 60 वेज अरेंजमेंट हो सकती है, 60 तरीकों से इस 3 डिजिट के नंबर की अरेंजमेंट हो सकती है, जो कि इन्हीं 5 डिजिट से मिलकर बनेगा। होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम सेकंड पार्ट पर मूव करेंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है रिपीटिशन अलाउड है। रेपिटेशन अलाउड है मतलब क्या है कि अगर आप पहले प्लेस पर अगर कोई भी नंबर रख सकते हो, पहले प्लेस पे तो आपको फ्रीडम है, ना, 5 डिजिट में से आप कोई भी डिजिट रख सकते हो, है ना, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो। बात आती है सेकंड प्लेस पर। सेकंड प्लेस पर अब हमारे पास कंडीशन ये है कि रेपिटेशन हमारे पास अलाउड है। रेपिटेशन अलाउड है तो हम सेम नंबर्स को भी हम सेम नंबर्स को भी हम रख सकते हैं, है ना, सेम नंबर को भी रख सकते हैं। तो हमारे पास 5 डिजिट्स दूसरे प्लेस में भी रखने के लिए अवेलेबल होंगे। हमारे पास सेकंड प्लेस पर भी रखने के लिए 5 डिजिट्स अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। थोड़ा सा दिमाग को प्रेस करो कि हमारे पास हमने पहले डिजिट्स में फर्स्ट प्लेस पे हमने 5 में से कोई भी डिजिट रख सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है। बात आती है सेकंड डिजिट पर, अगर हमारे पास रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तो ये हमारे पास 4 ही डिजिट्स बचते, क्योंकि एक हमने पहले वाले पर यूज कर लिया है, होगा तो बट लेकिन अगर हमारे पास रेपिटेशन अलाउड है तो हमारे पास सेकंड पोजीशन पर भी हमारे पास बिल्कुल फ्रीडम होगी कि हम 5 के 5 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट रख सकते हैं, 5 के 5 डिजिट्स में भी हम कोई भी डिजिट रख सकते हैं। और यही सेम केस आपका थर्ड पोजीशन पर भी होगा, थर्ड प्लेस पर भी होगा कि आप 5 डिजिट्स में से भी कोई भी डिजिट आप थर्ड पॉइंट पर या थर्ड पोजीशन पर रख सकते हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा आपको 125 आएगा। और इसका मतलब क्या है कि 5 raised to the power 3, है ना, यही मतलब हुआ ना, 5 raised to the power 3। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास रेपिटेशन अलाउड होगा तो हम फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पे आपको इतना दिमाग काम नहीं करेगा, है ना, दिमाग इतना काम नहीं कर रहा होगा, तब आपको ये चाहिए कि हाँ हैंड में आपके फॉर्मूला होने चाहिए कि बस आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपका आ जाए। तो फॉर्मूले पर देख लेते हैं। फॉर्मूले जो आपका सबसे ऊपर दे रखा है, वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 1 डिजिट का होल ब्रैकेट की पावर नंबर ऑफ डिजिट। इसका मतलब क्या है कि हम एक डिजिट, क्योंकि हमारे पास देखिए रेपिटेशन अलाउड है तो हम सेम डिजिट्स को तीनों जगह रख सकते हैं। बात को समझिएगा, रेपिटेशन अलाउड है तो हम सेम डिजिट्स को तीनों जगह रख सकते हैं। मान लीजिए इन डिजिट्स में से हमने तीनों प्लेस पर 1 1 1 रखा, 1 1 1 रखा, या फिर 2 2 2 रखा, 3 3 रखा, 5 5 5 केसेस ऐसे बनेंगे, है ना, 5 केसेस ऐसे बनेंगे। 5 केसेस मतलब सेम डिजिट्स के हो सकते हैं, 5, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 1 डिजिट। एक डिजिट को यहाँ पर कितने तरीकों से अरेंजमेंट किया जा सकता है, तो यहाँ पर एक डिजिट को यहाँ पर 5 तरीकों से अरेंजमेंट किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5 और कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमको बनाने हैं, वो है 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 125। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा रट लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। रेपिटेशन अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउड, है ना। तो नॉट अलाउड है तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा दोगे। यहाँ पर रेपिटेशन जहाँ पर अलाउड होगा वहाँ पर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगा पाओगे, यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। मैंने इसीलिए ये वाला केस पिकअप किया ताकि आप लोगों को इस फॉर्मूले से मैं आपको रूबरू करा सकूं, और अगर आपके एग्जाम पर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर कंप्लीटली एबल हो कि उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सको, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म ए रेपिटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन अलाउड, ठीक है। इसका जो मेन क्वेश्चन है ये है कि हमारे पास जो नंबर्स गिवन है वो हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 नंबर्स में से अब हमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि
इन 5 डिजिट्स में से आप 5 डिजिट का नंबर कैसे बना सकते हो, कितने वेज ऑफ अरेंजमेंट है, कितने आप 5 डिजिट्स के नंबर बना सकते हो, कितने 5 डिजिट्स के नंबर बना सकते हो, और वो 5 डिजिट्स आपको गिवन है 1 2 3 एंड 4 एंड 5। अब उनमें भी 2 कंडीशन आपको यहाँ पर दे रखी है, रेपिटेशन अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो रेपिटेशन नॉट अलाउड में तो आप परम्यूटेशन लगा दोगे, क्योंकि 5 डिजिट्स को आप 5 तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है। तो 5p5 हो जाएगा, 5p5 हो जाएगा, ठीक है। और यही अगर हम बेसिक्स से समझें तो देखिए, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो पहले स्टेट पर आप 5 डिजिट्स में से कोई भी रख सकते हो, है ना। 5 में से आप इन 5 डिजिट्स में से आप कोई भी डिजिट रख सकते हो। हमारे पास जो अरेंजमेंट के जो चांसेस हैं वो 5 के 5 हैं, ठीक है। यही अगर हम सेकंड प्लेस पर बात करें जहाँ पर 4 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 4 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास एक डिजिट जो कि हमने यूज कर लिया है, और वो डिजिट हम रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रखी है कि रेपिटेशन नॉट अलाउड है। रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो हम सेकंड पोजीशन पर हम वो वाला डिजिट नहीं ले सकते। तो सेकंड पोजीशन पर हम क्या लेंगे, हमारे पास जो बचे हुए 4 डिजिट्स हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4। यही अगर हम थर्ड डिजिट की बात करें तो चूंकि हम 2 डिजिट्स पहले यूज कर चुके हैं, तो हमारे पास जो बचे हुए डिजिट्स होंगे वो 3 होंगे, और 3 में से ही हम थर्ड डिजिट पर हम 3 तरीकों से इनको रख सकते हैं, इसलिए हमारे पास 3 होगा। इसी प्रकार से 2 and 1, और हमारा आंसर आएगा 120। इसको फॉर्मूले बेसिस पर करेंगे तो 5 होगा, जिसका भी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 5 फैक्टोरियल, और नीचे 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल मतलब होता है 1, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू होता है 1, ये वाली बात आपको याद रखनी है। 0 फैक्टोरियल इक्वल टू होता है 1, और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब होता है 120, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो है तो ए वाला हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ए वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट है रेपिटेशन अलाउड। रेपिटेशन आपका अलाउड है, मतलब क्या है, मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। आप एक डिजिट को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो, एक डिजिट को आप 5 तरीके से अरेंज कर सकते हो, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। 5 डिजिट्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5। हर डिजिट को आप 5 तरीके से अरेंज कर सकते हो, हर डिजिट को आप 5 तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो आपका हो गया 5। और की पावर नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के हमें नंबर चाहिए, हमें 5 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 5 की पावर 5 दैट इज 3125 आपका आंसर आएगा। और अगर आपको टिपिकली समझना है तो देखिए, आपके पास जो पहली पोजीशन है वहाँ पर आपके 5 के 5 आपके डिजिट्स होंगे जो आप किसी तरीके से रख सकते हो। चूंकि रिपीटेशन अलाउड है तो सेकंड पोजीशन पर भी आप वही कर सकते हो, थर्ड में भी वही कर सकते हो, फोर्थ में भी वही कर सकते हो, फिफ्थ में भी वही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और आशा करता हूँ कि आपको ये वाला समझ में आ चुका होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे, वो है हमारा स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन। स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन या फिर कहें तो स्टर्लिंग फॉर्मूला, ठीक है। स्टर्लिंग फॉर्मूला, थोड़ा सा इसका जो फॉर्मूला दिख रखा है आपको, इसको आप स्टार्टिंग से समझिए इसको आप देखिए। फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n को क्या बोल रहा है, लार्ज। n को क्या बोल रहा है, लार्ज। अब यहाँ से आप स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को कनेक्ट कीजिए, कि हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में हमारा जो सिस्टम होता है, मैक्रो स्टेट होता है, उसकी जो माइक्रो स्टेट्स होती हैं वो अगर n है तो वो बहुत लार्ज होता है, उसके लिए n बहुत लार्ज होता है। मैक्रो स्टेट के लिए बहुत सारे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, n कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो n आपका लार्ज होगा। मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में बताया भी है कि अगर आप 1 मोल ऑफ एटम लेते हो, जिसमें 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं, तो पर एटम के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो पूरा जो सिस्टम होगा उसका n इनफाइनाइट होता है, v इनफाइनाइट होता है, या तो कहें n वेरी लार्ज होता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n, जो है तो स्टर्लिंग का जो फॉर्मूला होगा वो है ln n फैक्टोरियल इक्वल टू n टाइम्स ln n माइनस n, ठीक है। ये बेसिकली ln के अंदर जो n फैक्टोरियल है उसे सॉल्व किया हुआ है, तो जो कि आपको मिलेगा, आपको नॉर्मल जो मिलेगा वो ln n माइनस n। ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको भयानक लग रहा होगा क्या लिख दिया गया है, तो इसे आप प्रूफ के माध्यम से समझो।
इसे आप इसका प्रूफ समझो तो आपको पूरी स्क्वायर कमांड आ जाएगी और 1 मिनट नहीं लगेगा ये वाला फॉर्मूला याद करने में, 1 मिनट नहीं लगेगा ये वाला फॉर्मूला याद करने में। तो जल्दी से इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए सबसे पहली लाइन देखिए, ln n फैक्टोरियल, ln n फैक्टोरियल इक्वल टू क्या दे रखा है आपको सीधी सी बात पता है। कोई भी अगर देखिए 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, सही है। तो अगर यहीं पर अगर 5 फैक्टोरियल की जगह n फैक्टोरियल कर दिया जाए, तो 5 फैक्टोरियल की जगह अगर n फैक्टोरियल कर दिया जाए तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 से लेकर ये लेकर 1 तक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो n इक्वल टू 5 रख के देखो, n इक्वल टू 5 रख के देखो, आपको आंसर मिल जाएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। और जिनको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वही किया हुआ है, ln लगा हुआ है बाहर और n फैक्टोरियल की वैल्यू रख दी गई है, n फैक्टोरियल की वैल्यू ये रख दी गई है और ln बाहर है, ठीक है। तो ये आपकी पहली लाइन क्लियर। अब दूसरा जो ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है ये एक फॉर्मूला होता है, आपने 10th क्लास में ही पढ़ रखा होगा, ln xy इक्वल टू ln x प्लस ln y, है ना, ये वही लिखा हुआ है, उसका यहाँ पर यूज हो रहा है, इसका यहाँ पर यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है तो देखिए, जो आपका ये मल्टीप्लाई में लगे हुए हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये मल्टीप्लाई में लगे हुए हैं, तो इनको आप ln n प्लस ln n माइनस 1 ln माइनस 2 ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास जो थर्ड लाइन लिखी हुई है, थर्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है, सिंस ln n फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ln x इक्वल टू 1, मैथ तो इतनी पढ़ी रखी होगी यार, x इक्वल टू 1 से लेकर अगर n तक करोगे तो क्या आएगा ln 1 जो कि 0 1 2 3 ऐसे करके आपका ये ln n तक जाएगा, ln n तक जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है ln n फैक्टोरियल, मतलब ये ln n फैक्टोरियल में समेशन आप समझ में आ रहा होगा। समेशन का मतलब होता है कि आप सबका सम कर दो और हर वैल्यू में, हर x की वैल्यू पर 1 से लेकर n तक की वैल्यू पुट करो, हर x की वैल्यू पर आप 1 से लेकर n तक की वैल्यू पुट करो तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज आपको ये समझिए, जो आपको ये स्लाइड दी हुई है कि अगर n वेरी लार्ज है, n वेरी लार्ज है, मान लीजिए n इक्वल टू है 10 की पावर 23, 1 मोल आपका कोई भी कंपाउंड है तो उसमें 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। तो मान लीजिए आपका कोई भी सिस्टम ऐसा है जिसमें आपके पास 10 की पावर 23 एटम्स हैं, तो ये आपका n अगर इतना है तो ये n बहुत लार्ज है, ये n बहुत लार्ज है। और आपको ये एक बात बता दूं, अगर n बहुत लार्ज है तो समेशन इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल। ये समेशन है और ये इंटीग्रल है। डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, डिफरेंस यही होता है कि समेशन में आपकी कॉन्टिन्यूअस फैशन में आपके एटम्स अरेंजमेंट नहीं होंगी। क्या बोला मैंने कि आपके समेशन में एटम्स जो है तो कॉन्टिन्यूअस फैशन में अरेंज नहीं होंगे, जबकि जब आप इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रल लेते हो किसी भी चीज का, उसका मतलब ये है कि अगर आप एटम्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो सारे एटम्स एक कॉन्टिन्यूअस फैशन में अरेंज्ड हैं, सारे एटम्स एक कॉन्टिन्यूअस फैशन में अरेंज्ड हैं। तो अगर लार्ज एटम्स है, हमारे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर n वेरी लार्ज है, n वेरी लार्ज है तो आपका जो समेशन होगा वो इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। सीधी सी बात है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे अगर एटम्स हैं तो आपके लिए क्या आपकी समेशन और क्या इंटीग्रल, है ना, वो एक कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में ही हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो हम समेशन की जगह हमने क्या किया, हमने समेशन की जगह यहाँ पर, समेशन की जगह हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दिया, ये इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है। और बाकी वैल्यू सारी, बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब आगे देखिए, ln n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 से लेकर n और ln x, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसका इंटीग्रेशन कीजिए। कैसे होगा, कैसे होगा, तो देखिए इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानना होता है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानना होता है। तो 1 इंटू ln x dx। अब इसका हम वो करते हैं, तो देखिए 1 को आप अंदर लीजिए, ln x को बाहर लीजिए, 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और फिर माइनस होता है इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स, और पहला फंक्शन d बाई डी एक्स, पहला फंक्शन, तो d बाई डी एक्स ln x क्या होगा, d बाई डी एक्स ln x हो जाएगा 1 बाई एक्स,
1/x हो जाएगा। और फिर अंदर एक और इंटीग्रेशन होता है सेकेंड फंक्शन का, तो सेकेंड फंक्शन 1 है, 1 dx का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो x से x कट जाएगा और बचेगा सिर्फ dx, और या तो कहें x ln x माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। और जब इनमें आप वैल्यू पुट करोगे 1 से लेकर n तक, जब इनमें वैल्यू पुट करोगे 1 से लेकर n तक, जब इनमें आप वैल्यू पुट करोगे 1 से लेकर n तक, तो आपको क्या मिलेगा देखिए, x ln x माइनस x 1 से लेकर n तक। तो पहले आप n पुट कीजिए, तो n ln n माइनस n, ठीक है, माइनस 1 इंटू ln 1 माइनस 1, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, n ln n माइनस n प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1 आ रहा है ना, क्या आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है। देखिए आपका ये n है, n ln n माइनस n प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा अब देखिएगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए जो यहाँ पर सिंस लगाकर जो लिखा हुआ है n इज वेरी लार्ज, अगर n वेरी लार्ज है, मैंने बताया 10 की पावर 23 है अगर, है ना, तो n जो है तो वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, 10 की पावर 23 1 से तो बहुत ही ज़्यादा है, तो 1 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। 10 की पावर 23 के कंपैरिजन में 1 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो वही किया गया है यहाँ पर, वही किया गया है। और यहाँ पर 1 को नेग्लेक्ट कर दिया गया है, और जो बचा आपका है वो है ln n फैक्टोरियल इक्वल टू n ln n माइनस n। इसी को बोलते हैं स्टर्लिंग फॉर्मूला, और यही आपको सबसे आगे लिखा हुआ था। तो सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, बट चूंकि आपको फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब लग सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके साथ प्रूफ शेयर कर दिया, जिससे कि आपके माइंड में एक क्लैरिटी आ गई कि हाँ ये चीज़ तो बहुत ऑब्वियस है, ये तो मुझसे आती है ना, ये तो मैंने कर रखी है, तो आपको फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, याद कर लो ये वाला फॉर्मूला, आगे यूज है इसका भयंकर वाला, ठीक है। अब हम थर्ड जो हमारा जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट था, वो था लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स मेथड। तो देखिए सबसे पहले हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स मेथड पढ़ रहे हैं, ये हमारे मैथ्स का जो कि ये पार्ट है जो कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में यूज होने वाला है, इसका एक्चुअली यूज क्या है, इसका अल्टीमेटली यूज क्या है। तो देखिए सबसे पहले ही मैंने दे रखा है आपको वायलेट कलर से लिखा हुआ है कि टू फाइंड द मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ अ फंक्शन अंडर कॉन्स्टेंट्स, कुछ कॉन्स्टेंट्स के अंदर आपको किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या फिर मिनिमा फाइंड आउट करना है। अगर आपको किसी भी कांस्टेंट के अंदर मैक्सिमा या फिर मिनिमा फाइंड आउट करना है किसी फंक्शन का, तो आप लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स मेथड का यूज करोगे, ठीक है। तो मतलब सीधी सी बात है, अब अगर हमें लैग्रेंज का यूज तब करेंगे जब हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना होगा किसी भी फंक्शन का, और वो एक कांस्टेंट के अंदर ही दे रखा होगा। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि कैसे आखिर हमें ये लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें 3 स्टेप्स होते हैं लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड के। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें अपना एक लैग्रेंज फंक्शन डिफाइन करना होता है। सबसे पहले हमें लैग्रेंज फंक्शन डिफाइन करना होता है जो कि L है। तो वो देखिए क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि आपका फंक्शन जो कि हमें दिया होगा fx कुछ भी, fxy कुछ भी, कोई भी वेरिएबल्स में कुछ फंक्शन दिया होगा, है ना। आगे हम उसका एक बढ़िया एग्जांपल भी देखने वाले हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन दिया होगा तो उस फंक्शन को लेना है और प्लस या फिर माइनस कुछ भी आप ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो। लेमडा आई क्या है? लेमडा आई आपका कांस्टेंट है जो कि आपको गिवन होगा। कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट के अंदर आपको मैक्सिमा या फिर मिनिमा फाइंड आउट करना है
वही कांस्टेंट आपका ये लेमडा है, और आई उसका एक पर्टिकुलर, अब आगे समझ में आएगा आई क्या है। तो ये लेमडा आई एक कांस्टेंट है जो कि हमें लैग्रेंज फंक्शंस में यूज करना है, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द एल मतलब लैग्रेंज का जो फंक्शन बनाएंगे हम, उस फंक्शन का अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, उस लैग्रेंज फंक्शन का हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एवरी वेरिएबल। क्या लिखा हुआ, विथ रेस्पेक्ट टू एवरी वेरिएबल, मतलब जो भी वेरिएबल्स होंगे, अगर मैंने बताया, जैसा भी बताया मैंने, फंक्शन जो है तो एक्स और वाई का है, अगर फंक्शन एक्स एंड वाई का है तो हमें जो पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा जो कि लैग्रेंज फंक्शन का, वो होगा विथ रेस्पेक्ट टू, पहले एक्स निकालेंगे, मतलब डेल्टा वाई पहले डेल्टा एक्स करेंगे, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स करेंगे, और फिर हम डेल्टा वाई करेंगे, किसका, फंक्शन का, किसका करेंगे, फंक्शन का, ठीक है। तो ये होगा हमारा सेकंड स्टेप, ये होगा हमारा सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप हमारा होगा कि जो भी पार्शियल डेरिवेटिव हमने किया है डेल्टा वाई डेल्टा एक्स या फिर डेल्टा वाई डेल्टा वाई, अब उन पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शंस को हमें जीरो पुट करना है, हमें उन्हें जीरो इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो ये हमारे 3 स्टेप्स हो गए, ये हमारे 3 स्टेप्स हो गए। अब हमें मिलेगा क्या, इन 3 स्टेप्स को करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इन 3 स्टेप्स को करने के बाद हमें मिलेगा जो कि आपको ये इस स्लाइड पर दिख रहा है। अगर आपने डेल बाई, ये डेल है, ये डेल है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस हो गया था, ये डेल है। तो इसको जब हम लैग्रेंज फंक्शन को अब हम जब वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में हम जीरो पुट करेंगे, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम जब जीरो की इक्वल पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 2 चीज़ें मिलेंगी, हमें 2 चीज़ें मिलेंगी। हमें लैग्रेंज का जो मल्टीप्लायर है जो कि लेमडा, जो कि कांस्टेंट को डिनोट करता है, तो वो मिलेगा, लेमडा हमें मिलेगा, और वेरिएबल्स मिल जाएंगे। वेरिएबल्स मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो ये आपको लैग्रेंज मेथड से मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम ये वीडियो खत्म करेंगे और पूरी मैथ हो जाएगी। पूरी मैथ्स आपकी जितनी भी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में इन्वॉल्व होने वाली है या होगी, तो वो सारी इतना डिस्कस हो चुका है, बस हमें एक लास्ट एग्जांपल करना है, उसके बाद हम खत्म करेंगे। तो देखिए, ये मैंने एक अपने रफ पे लिखकर एक फोटो खींच कर डाली हुई है, तो इसको थोड़ा सा हो सकता है विजुअलाइजेशन कम आ रहा हो, बट थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा समझने का, सिर्फ आपको समझना है, और इस क्वेश्चन को आप एक बार अब खुद से रिपीट कर लीजिएगा, आपका जो है तो लैग्रेंज जो मल्टीप्लायर्स है वो आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, एक फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है एक्स वाई का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, फंक्शन आपको दिख रहा है एक्स वाई का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, ठीक है। और कांस्टेंट क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है आपको x प्लस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि आप मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज द फंक्शन अंडर गिवन कांस्टेंट, अंडर गिवन कांस्टेंट आपको फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, आपको फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है अंडर पर्टिकुलर कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट आपको दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो फंक्शन दे रखा है एक्स वाई का, उसका एक्चुअल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्चुअल उसका ग्राफ कैसा आएगा वो हम देखते हैं। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा एक एक्स है, एक वाई एक्सिस है ना, और इसके अराउंड सर्कल्स बने हुए हैं, सर्कल्स बने हुए हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअल ग्राफ है जो फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई 2y का एक्चुअल ग्राफ, इसका ये सर्कुलर ऐसे सर्कल्स हैं। और जो आपका जो कंस्टेंट दिया हुआ है वो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 4, जो कि आपको ये दे रखी कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब ये होता है लिमिटेशन, लिमिटेशन हमें इसी लाइन पर फोकस्ड रहना है। अगर हम इस यहाँ पर बात करें तो इस फंक्शन में हमें इस लाइन पर लिमिटेड रहना है, इसी पर हमें बने रहना है, हमें इसके बाहर नहीं जाना। मतलब क्या है कि हमें जो मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, मैक्सिमा और मिनिमा जो निकालना है वो हमें इस लाइन, इस फंक्शन के इस लाइन पर निकालना है। ये जो हमारा ये जो फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ है, तो पूरे ग्राफ पर नहीं, हमें सिर्फ इस लाइन पर, जो हमें लाइन दी हुई है ना कांस्टेंट, उस कांस्टेंट पर, उस लाइन पर हमें अपने फंक्शन का मैक्सिमा या और मिनिमा निकालना है, ठीक है। बात समझ में आई हमें करना क्या है और क्या दे रखा है? अगर नहीं समझ में आई है तो आप एक बार वीडियो को पीछे कीजिए 20 सेकंड और फिर से ट्राई कीजिए, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको फंक्शन दे रखा है और एक कांस्टेंट दे रखा है, मतलब क्या है, उसी कांस्टेंट पर हमें अपना मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, ठीक है।
ठीक है, आगे देखते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा देखिए सीधी सी बात है, ये एक आपका ऐसा ग्राफ है जिसका आप मैक्सिमा निकाल ही नहीं सकते, मैक्सिमा ये निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, ये फंक्शन आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, आप मैक्सिमा इस फंक्शन का नहीं निकाल सकते, आप इस फंक्शन का मैक्सिमा नहीं निकाल सकते। बात को समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ये फंक्शन इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, बट मिनिमा निकाल सकते हो। बट आप इस फंक्शन का मिनिमा निकाल सकते हो, कैसे? कैसे? चलिए अब बात आएगी कि कैसे। तो कैसे की जब बात आई तो हमने पढ़ रखा है कि अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो हम लैग्रेंजे मल्टीप्लायर्स का यूज करेंगे, हम लैग्रेंजे मल्टीप्लायर्स का यूज करेंगे। तो अब हमें मिनिमा निकालना है तो हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर का यूज करेंगे, जिसमें कि हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। मिनिमा निकालना है लैग्रेंज मेथड से और हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमको पहले लैग्रेंज फंक्शन डिफाइन करना होता है, हमें सबसे पहले लैग्रेंज फंक्शन L डिफाइन करना होगा, जो कि मैंने अभी बताया था। देखिए आप फिर से देख लीजिए, ये है आपका फंक्शन L इक्वल टू फंक्शन प्लस या फिर माइनस आपका कांस्टेंट। तो बस वैसा ही करना है यहाँ पर भी, आपका ये फंक्शन प्लस लेमडा इंटू कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर लेमडा मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट है, लेमडा मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट। लेमडा आपका क्या है? लैग्रेंजे मल्टीप्लायर। लेमडा क्या है? आपका लैग्रेंजे मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो लेमडा इंटू सी, तो लेमडा आपका लैग्रेंजे मल्टीप्लायर है, जो कि आप लास्ट में कैलकुलेट कर पाओगे। और ये जो आपका ये दे रखा है, ये आपका है कांस्टेंट और ये है आपका फंक्शन, ये है फंक्शन और ये आपका कांस्टेंट और ये है आपका लैग्रेंजे मल्टीप्लायर, है ना, ये है लैग्रेंजे मल्टीप्लायर। तो ये आपका डिफाइन हो गया लैग्रेंजे फंक्शन, ये L डिफाइन हो गया लैग्रेंजे फंक्शन, जो कि हमारा पहला स्टेप था किसी भी फंक्शन का मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। पहला स्टेप हमारा हो गया। अब जो सेकंड स्टेप है वो है हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना। पार्शियल डेरिवेटिव निकालना किसका? फंक्शन का। जो हमारा लैग्रेंजे फंक्शन हमने बनाया है, जो हमने लैग्रेंजे फंक्शन बनाया है, लैग्रेंजे फंक्शन का हमें अब पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा। पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा विथ ऑल वेरिएबल्स, विथ ऑल वेरिएबल्स। और हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, 2 ही वेरिएबल हैं। तो हमें लैग्रेंजे फंक्शन का जो पार्शियल डेरिवेटिव दोनों के रेस्पेक्ट में निकालना होगा। डेल एल वाई डेल x निकालेंगे और डेल एल वाई डेल y निकालेंगे, हम दोनों निकालेंगे, हम दोनों निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं और हमने कहा था कि पार्शियल डेरिवेटिव हमें दो सारे वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में हमें लैग्रेंजे फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो डेल एल बाई डेल एक्स एट कांस्टेंट y, डेल एल बाई डेल y एट कांस्टेंट x, और ये हम इसको Lx बोल दिया, इसको Ly बोल दिया। तो हमने ये दोनों निकाल लिए। इसको बस आपको x के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है और बाकी y वाले को 0 कर देना है। y वाले को जब 0 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और आपका ये 0 हो जाएगा, है ना। और बचेगा सिर्फ x स्क्वायर का 2x और माइनस 2x का -2 और लेमडा x का बचेगा आपका सिर्फ लेमडा और 4 लेमडा भी 0 हो जाएगा। लेमडा x का बचेगा, लेमडा x का हो जाएगा 1, है ना, x का 1 हो जाएगा तो बचेगा लेमडा, और ये जो -4 लेमडा है तो -4 लेमडा भी हो जाएगा 0, जो कि आपको बचेगा 2x - 2 प्लस लेमडा, ठीक है। तो ये आपका Lx है और Ly में भी सेम काम करोगे आप डेल y के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो आप x के सारे फंक्शन 0 कर दोगे, x को कांस्टेंट माना है तो ये सारे 0 हो जाएंगे और ये सारे 0 हो जाएंगे और बचेगा आपका सिर्फ 2y y स्क्वायर का और 2y का -2 और 2 लेमडा y का प्लस का 2 लेमडा। तो आपका पार्शियल डेरिवेटिव्स आ चुके हैं, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स आ चुके हैं। अब जो थर्ड काम है वो क्या है कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स को 0 के इक्वल रखना, पार्शियल डेरिवेटिव को हमें 0 के इक्वल रखना। तो अब हम वही काम करेंगे। तो देखिए थर्ड स्टेप में क्या लिखा हुआ है, पुट पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू 0। पुट पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 मतलब Lx इक्वल टू 0, Ly इक्वल टू 0। तो हमने इस इक्वेशन को भी 0 रखा, इस इक्वेशन को भी 0 रखा और हमें मिल गया लेमडा इक्वल टू 2 - 2x और लेमडा इक्वल टू 1 - y। 2 इक्वेशन थी, दोनों से हमने लेमडा को निकाल लिया और लेमडा चूंकि सेम ही है तो हमने दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया और इक्वेट करने के बाद हमें एक xy की इक्वेशन मिली 2x - y इक्वल टू 1, या फिर y इक्वल टू कहें तो 2x - 1, जो कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। और इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस वैल्यू में, किसी भी में आप पुट कर सकते हो। ये 2 इक्वेशन है ना, सॉरी
ये जो आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दे रखी है ना, इसमें आपको x निकालना है, तो y की वैल्यू आ गई x के टर्म्स में। अब इस वाली इक्वेशन में आप y की वैल्यू रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई 6/5 और फिर इसी वैल्यू में रख दिया तो y की वैल्यू आ गई 7/5। मतलब हमारा जो मिनिमा हमारा पॉइंट आया, क्या बोल रहा हूँ मैं, मिनिमा जो हमारा आया, मैक्सिमा तो निकाल नहीं सकते थे, मिनिमा ही निकाल सकते थे, तो मिनिमा क्या होगी, x और y की वैल्यू क्या आई 6/5 और 7/5, ये आपका मिनिमा आ गया। मिनिमा मतलब आपका फंक्शन का मिनिमा कहाँ पर होगा वो आ गया। अब हमें एक चीज़ और निकालनी होती है, लेम्डा क्या है, लैग्रेंजे मल्टीप्लायर। लेम्डा क्या है, देखिए लैग्रेंजे मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो लेम्डा को आप कैसे निकाल सकते हो, लेम्डा को आप निकाल सकते हो इस वाली इक्वेशन की मदद से। लेम्डा इक्वल्स टू है 2 माइनस 2x, तो x की वैल्यू रख दो, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 6/5 है, 6/5, तो 2 माइनस 12/5 और लेम्डा की वैल्यू आ जाएगी -2/5। लेम्डा की वैल्यू जो है तो आपकी -2/5 आ जाएगी, ठीक है। तो लैग्रेंजे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी आ गई, लैग्रेंजे मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई और हमारे फंक्शन का मिनिमा भी आ गया। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और लैग्रेंजे मल्टीप्लायर भी क्लियर हो गया होगा। हमारी जितनी भी मैथमेटिक्स से हमने आज पूरी कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो पर हम स्टार्ट करेंगे वापस से अपनी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट टॉपिक्स, जो कि होगा पहले पार्टिकल्स को समझना और फिर MB मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थर्मोडायनेमिक्स, फिर आगे मूव करेंगे फर्मियंस बोसॉन्स पर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल